Hello friends, in this video we are going to discuss current affairs for 28th फरवरी 2025 28 फरवरी 2025 को जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए उनकी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारी डेट इज रिलेटेड टू नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे जो है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी 28 फरवरी को 1986 से जो है वो नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है। तो इस बार का जो हमारा नेशनल साइंस डे है उसकी थीम क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो नेशनल साइंस डे की थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ठीक है, तो एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। और ये साइंस डे 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की जो खोज हुई थी उसकी वो अनाउंस किया था। ठीक है, ऑन दिस डे सर सीवी रमन अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट फॉर विच ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1930। ठीक है, जिसके लिए सर सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। और रमन इफेक्ट को उन्होंने इस दिन बोला था कि ये रमन इफेक्ट है। और रमन इफेक्ट क्या है बेसिकली एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट when it is incident on any matter or particle। जब लाइट की जो स्कैटरिंग का फेनोमेना है उसको एक्सप्लेन करता है रमन इफेक्ट। तो ये हम लोग साइंस डे से रिलेटेड याद रखेंगे। इसके अलावा अगर साइंस में बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज को हाईलाइट किया है पीआईबी के अंदर। तो उन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक 39 है ग्लोबली। एंड ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स के मामले में इंडिया की जो रैंक है वो 6th है। तो हमारे लिए यहाँ पर प्रीलिम्स के सीधे सीधे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WIPO भी बोला जाता है, तो वो रिलीज करता है। और इंडिया की रैंक कौन सी है? इंडिया की रैंक है 39th। तो ये है एक हमारी इससे रिलेटेड न्यूज। देन अगेन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक इटसेल्फ, भारत जेन इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर जेनरेटिव एआई। ठीक है, तो जो जेनरेटिव एआई के लिए जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल लगता है उसको डेवलप करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? भारत जेन इनिशिएटिव। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में। सो इट इज रिलेटेड टू मल्टी मॉडल मल्टीलैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर जेनरेटिव एआई। जो चैट जीपीटी वगैरह है जिनका हम लोग नाम सुनते रहते हैं, चैट जीपीटी, ऑल दीज आर एन एग्जांपल ऑफ जेनरेटिव एआई। और ये सब किस पर काम करते हैं? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिनको कि कंप्यूटर में शॉर्ट फॉर्म में LLM बोला जाता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव शुरू किया है भारत जेन इनिशिएटिव। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू आयुष मिनिस्ट्री। और आयुष मिनिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आयुष का फुल फॉर्म समझ लीजिए। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध एंड H फॉर होम्योपैथी। तो ये आयुष का फुल फॉर्म है, AYUSH। एंड इट वाज क्रिएटेड इन 2014। कब ये बनाया गई थी मिनिस्ट्री? आयुष मिनिस्ट्री जब मोदी गवर्नमेंट फॉर्म होती है 2014 में, उसके बाद इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। और आयुष जो है वो आपके GS3 में भी शामिल है, मेंस के अंदर। ठीक है, सो इसका बेसिक फायदा क्या है वो प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि इट प्रमोट्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। एक तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करती है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब कि बीमारी होने के बाद जो है अगर आप उसको ठीक कर रहे हैं तो वो क्यूरेटिव है। प्रिवेंटिव मतलब आपको बीमारी होने ही नहीं दे। ठीक है, जैसे आप अगर रेगुलरली योग करें तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, और या कि नेचुरोपैथी का सहारा लें तो भी मतलब बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। तो इट प्रमोट्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। दूसरा, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करती है, बूस्ट रूरल इकोनॉमीज थ्रू मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन। तो ये एक फायदा है। तीसरा फायदा यह है कि इट एनहांसेस इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग एज अ लीडर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें इंडिया का जो स्टेचर है वो बढ़ाती है। अभी एक और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का
जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है वर्ल्ड WHO का, वो कहाँ खोला गया है? जामनगर गुजरात में खोला गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर हैज बीन ओपनड इन जामनगर गुजरात। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, तो इस बार जो 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा वो 10वां इंटर योगा डे होगा। ठीक है, 10th 2015 से इसको शुरू किया गया और अभी 2025 में इसका 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू जश्न खुसरू फेस्टिवल। जश्न खुसरू फेस्टिवल तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अब इस फेस्टिवल को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्राइम मिनिस्टर किसी इस तरह के फेस्ट में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, सो इट इज एन इंटरनेशनल फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सूफी म्यूजिक, पोएट्री एंड डांस। तो सूफी म्यूजिक, पोएट्री एंड डांस को ये डेडिकेटेड है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? इट इज ऑर्गेनाइज बाय रूमी फाउंडेशन। अब ये जश्न खुसरो जो है वो आमिर खुसरो नामक एक कवि हुए हैं, बड़े फेमस कवि हैं, उनके ऊपर है आमिर खुसरो। और इनके गुरु जो थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। और खुसरो को जो है वो तोताई हिंद बोला जाता है। ठीक है, ही इज नोन एज तोताई हिंद। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे और इन्होंने ये और रूमी फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज कराता है। अब रूमी कौन थे? रूमी वॉज अ पर्शियन पोएट। रूमी की जो कहावतें हैं वो बहुत रेलेवेंट हैं और अभी भी अमेरिका वगैरह में जो उनकी बुक्स हैं वो बहुत बेस्ट सेलर हैं। ठीक है, तो रूमी के बारे में कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़ें। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सेबी। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी उसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं आज, तुहीन कांत पांडे। तुहीन कांत पांडे जी को जो है सेबी का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो सेबी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। तो सेबी जो है वो कब बनाई गई थी? 12 अप्रैल 1988 को। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 12 अप्रैल 1988। और पहले जो है ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के जरिए बनाई गई। देन इन 1992 जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ उसमें इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि सेबी का जो एक्ट है वो कब से एनफोर्स हुआ? जनवरी 30, 1992। एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इस बार के प्रीलिम्स में भी जो 2025 का हुआ है उसमें भी पूछा गया था, तो आगे भी पूछ सकता है कि सेबी का जो एक्ट है वो कब से लागू हुआ? जनवरी 30, 1992। इसके अलावा सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज इन मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये देख लिया हमने कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। फंक्शन देख लेते हैं, बना है तो कुछ काम करने के लिए ही बनाया गया होगा इसको। तो सबसे पहला इसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा करना। दूसरा है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना और वहां पर जो होने वाली एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करना। ठीक है, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। अब सेबी जो है वो आपके प्रीलिम्स में भी मेंशन्ड है, मेंस में भी मेंशन्ड है, तो उसके फंक्शंस जरूर याद रखिएगा 2 मार्कर्स में। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, सेबी के पहले चेयरमैन कौन थे? एस.ए. दबे। एस.ए. दबे ध्यान रखिएगा। और पहली महिला चेयरमैन थी माधवी पुरी बूच। ठीक है, जो अभी चेयरमैन थी आज तक उस सेबी की, माधवी पुरी बूच, ये जो हैं ये पहली महिला अध्यक्ष थी सेबी की और पहले अध्यक्ष थे एस.ए. दबे। अब सेबी के फुल फॉर्म में हमने देखा कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज क्या होती हैं ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सिक्योरिटीज की एक जो बेसिक डेफिनेशन है कि दे आर फंजिबल एंड ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू रेज कैपिटल इन पब्लिक एंड प्राइवेट मार्केट्स। ठीक है, तो ये एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से पब्लिक और प्राइवेट मार्केट में आप पैसा उठाते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 शब्द हैं, फंजिबल एंड ट्रेडेबल। ठीक है, ट्रेडेबल का मतलब है कि आप इसको सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी ने कोई सिक्योरिटी खरीदी और वो अडानी को बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो वो उसको बेच सकते हैं, तो इसको ट्रेडेबल बोला जाता है। दूसरा जो है फंजिबल। फंजिबल शब्द का क्या मतलब होता है हम ये समझ लेते हैं। फंजिबल शब्द का मतलब है कि जैसे आपके पास 10 सिक्योरिटीज हैं, ठीक है,
तो आप उनको एक एक करके भी 10 लोगों को बेच सकते हैं, इकट्ठा भी 10 लोगों को बेच सकते हैं। तो ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसको आप टुकड़े टुकड़े करने पर भी, काटने पर भी आप उसको फिर से जोड़ सकते हैं, तो उसको बोला जाता है फंजिबल। जैसे आपके पास मान लीजिए 10 रुपए हैं, ठीक है, तो 10 रुपए के आप अगर 10 सिक्के ले लें एक एक रुपए के, तो भी उनकी उतनी वैल्यू है जितनी की आपकी वो उसकी वैल्यू है, ठीक है, 10 रुपए इकट्ठा की वैल्यू है। तो ऐसे आइटम्स जिनको आप टुकड़े करके भी बेच सकते हैं उनको फंजिबल बोला जाता है। तो सिक्योरिटीज आर बेसिकली फंजिबल एंड ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू रेज कैपिटल इन पब्लिक एंड प्राइवेट मार्केट्स। अब ये बेसिकली जो है वो 3 तरह की होती हैं। पहली होती है इक्विटी, जिसमें कि विच प्रोवाइड्स ओनरशिप राइट्स टू होल्डर्स, जो जिसके पास ये होती हैं उसको ओनरशिप राइट होती है। दूसरा होता है डेप्ट, ठीक है, डेप्ट का क्या मतलब है, एसेंशियली लोन्स रिपेड विद पीरियोडिक पेमेंट्स, कि डेप्ट मतलब उधारी, ठीक है, एंड हाइब्रिड जो कि दोनों का मिक्सचर है, डेप्ट एंड इक्विटी का मिक्सचर है। तो 3 तरह की सिक्योरिटीज बेसिकली होती हैं जिनको हम लोग सरल भाषा में बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, बॉन्ड हो गया, स्टॉक्स हो गए, ये सब सिक्योरिटीज के टाइप है। बॉन्ड, स्टॉक, नोट्स, जो ये सब होते हैं, ये सब जो है वो सिक्योरिटीज का एक एग्जाम्पल है। देन वी हैव दिस फोटो जहां पर यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन्डर लेन, वो जो है वो राजघाट में जो महात्मा गांधी जी की समाधि है वहां पर फूल चढ़ा रही है, ठीक है। तो हम एक चीज याद रखेंगे, राजघाट किसकी समाधि है, महात्मा गांधी की। कहां पर लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है। और यूरोपियन कमीशन की जो चेयरमैन है वो कौन है, उर्सुला वॉन्डर लेन। तो ये हमारा एक फैक्ट तैयार हो गया। देन हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू एरिबाडा। ये जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है, और जहां पे ओलिव रिडले टर्टल, एक तरह के कछुए की प्रजाति है जहां पर वो अंडे रखते हैं अपने, उसको क्या बोला जाता है, एरिबाडा। एरिबाडा इज मास नेस्टिंग ऑफ द ओलिव रिडले टर्टल। और उड़ीसा में जो है वो 2 जगह हैं, गहिरमाथा एंड ऋषिकुल, जहां पर ये रखे जाते हैं, एंड दे आर द 2 ऑफ द लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड्स इन वर्ल्ड। इसके अलावा जो है वो टर्टल्स जो है हमारे यहाँ कई तरह के पाए जाते हैं, जैसे लेदर बैक टर्टल्स हैं वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं। ग्रीन टर्टल्स जो हैं वो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट हम लोग याद रखेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज का। देन वी हैव अनदर न्यूज रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है अपनी एक क्वांटम चिप लॉन्च की है, मेजोराना। तो अभी अमेजन ने भी जो है वो एक नई क्वांटम चिप निकाली है, उसका नाम है ओकेलॉट, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ओकेलॉट जो है इट यूजेस कैट क्यूबिट्स टू सप्रेस एरर्स, ठीक। तो कैट क्यूबिट्स का यूज करती है एरर्स को घटाने के लिए। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो क्यूबिट्स पे काम करते हैं, क्वांटम बिट्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स से बहुत ज्यादा फास्ट हैं। आप एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं कि अगर अभी के जो सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर्स को अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मिलियन ईयर्स लगेंगे, तो वो क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो सेकेंड्स में सॉल्व कर देंगे। तो इतने तेज हैं। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये क्वांटम में काम करते हैं, क्वांटम बिट्स में काम करते हैं। एंड क्यूबिट्स जो हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड प्रोन टू एरर्स। तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है उनको कंट्रोल करना, और उनमें गलतियां भी बहुत सारी हो जाती हैं। और कई बार जो है दे आर वेरी सेंसिटिव टू नॉइज इन देयर एनवायरमेंट, वाइब्रेशंस, हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और इसके कारण बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो इसको लेकर के जो है ये क्वांटम कंप्यूटर्स का एक डिसएडवांटेज है, अभी उस पर काम चल रहा है। तो ये है। दूसरा यहां पर एक शब्द हमने देखा विच इज कैट क्यूबिट्स, ठीक है। तो ये कैट क्यूबिट्स इनको क्यों बोला जा रहा है, तो शॉर्डिंगर नाम के एक फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके क्वांटम थ्योरी को लेके प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप कैट को किसी ऐसे डब्बे में बंद कर दें या किसी ऐसे बॉक्स में बंद कर दें जहां पर वो मतलब कुछ उसको ऐसी चीज रख करके जो उसको मार सकती है, मान लीजिए आपने वहां पर एक चाकू रख दिया जो बिल्ली को मार देगा, ठीक है, और आपने बॉक्स बंद कर दिया है, तो आपको ये पता तब चल सकता है कि बिल्ली जिंदा है या मर गई है जब आप उसको खोलेंगे। व्हेन यू ओपन द बॉक्स देन ओनली यू कैन नो वेदर द कैट इज अलाइव और कैट इज डेड। तो ये कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। उसी तरह जो क्वांटम बिट्स हैं या जो क्वांटम स्टेट में एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उनको आप जब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी आपको पता चल सकता है ये किस स्टेट में है, ठीक है। तो इसलिए इनको कैट क्यूबिट्स बोला गया।
देन अभी जो है जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया है। नेशनल क्वांटम मिशन जो है वो 19 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था, जिसके की टोटल बजट है उसका 6003 करोड़ का, और 2023-24 to 2030-31, and it is aiming to seed, nurture and scale up scientific and industrial research development and create vibrant and innovative ecosystem in quantum technology। तो क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया है 2023 से, और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 6003 करोड़। देन अनदर न्यूज वी हैव उड़ान यात्री कैफे। ठीक है, तो उड़ान यात्री कैफे पहला जो है वो कोलकाता में खोला गया है और दूसरा चेन्नई में। उड़ान का फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। और अगर आपने एयरपोर्ट में ट्रेवल किया है तो आपको पता है कि एयरपोर्ट में जो है सामान बहुत महंगा मिलता है। समोसा भी आप खाने जाइए तो 200 रुपए का मिलेगा। तो इसको ठीक करने के लिए सरकार ने उड़ान यात्री कैफे खोला है कि 10 रुपए में आपको समोसा मिलेगा, 20 रुपए में चाय मिलेगी, इस तरह की चीजें करने के लिए खोला गया है। ठीक है, दूसरा जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सशक्त भारत। सशक्त भारत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हिंदी मैगजीन है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदी मैगजीन निकाली है नई, उसका क्या नाम है? सशक्त भारत। तो ये हम लोग याद रखेंगे। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। तो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस जो है वो 1 मार्च 1976 को बनाई गई थी, और इसके बनने के बाद जो है यूनियन गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स मेंटेन करने का काम, वो दिया गया इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज को, जिसके हेड थे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए, और जो ऑडिट करने का काम है वो दिया गया कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। तो ये चीज भी हम लोग एक चीज पता होनी चाहिए कि ऑडिट का काम कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अकाउंट्स मेंटेनेंस का काम कौन करेगा? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और ये जो है सिविल सर्विसेज में ही जो यूपीएससी एग्जाम लेता है उसी के जरिए इसकी भी भर्ती होती है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट न्यूज है दैट इज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये कहां पर लोकेटेड है? पटियाला में लोकेटेड है। सो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन पटियाला। तो ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।